सलाम शौकी साहब। सलाम, सुबह खैर हो। सुबह खैर हो। सलाम। सलाम। क्या हाल है? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। इजाज़त दें। सलाम सुमैया। सलाम। ठीक हो? क्या आप भी सोचते हो कि हमारा मिलना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। कहाँ? नहीं जानता, जहाँ तुम कहो। क्या उसी रेस्टोरेंट में चलें जहाँ शादी से पहले हम जाया करते थे? उसी रेस्टोरेंट में जो तुम्हें बहुत पसंद था। क्या वो अभी तक है? मेरे हॉस्पिटल के पास में एक छोटा सा पार्क है, वहाँ का पता भेज रही हूँ तुमको। लंच के वक्त में वहाँ आ जाना। 1 घंटे हमारा लंच ब्रेक रहता है, देर मत करना। लेकिन इस तरह तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जब भी तुम कहो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के बाद जब भी तुम कहो। उसके बाद मुझे बहुत काम है, उसी वक्त तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। क्या खबर है शौकी साहब? सब कुछ ठीक है, सब पुरसुकून है। हम कितने खुश हैं। जनाब ये बताइए कि डॉक्टर साहब आ क्यों नहीं रहे हैं? अभी आ जाएंगे, आप फिक्र न करें। आपके बेटे की हालत ज्यादा खराब नहीं है। उसे दर्द हो रहा है, कम से कम एंटीबायोटिक ही दे दीजिए। डॉक्टर के ऑर्डर के बगैर हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। मैं इस बारे में फिर से पता करता हूँ। खुदा आपका भला करे, डॉक्टर को जल्दी बुलाइए, उसे दर्द हो रहा है। ठीक है। बेड नंबर क्या है? वो 2 नंबर बेड पर हैं। मैंने डॉक्टर को कई बार पैगाम दिया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। आप जाए, मैं खुद ही इसको देख लूँगी। ठीक है। सलाम। सलाम। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बताइए। इजाज़त है? बैठिए। मैं दूसरे शहर से आ रहा हूँ। कहते हैं मेरी बीमारी लाइलाज है। मेहरबानी करके ज़रा इसे देखिए। कई दिनों से यहाँ डॉक्टर और दवा की तलाश में हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ सब ने जवाब दे दिया, कहते हैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूँ। मैंने सोचा अपने घर वापस चला जाऊँ और बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों और अपने घर वालों के साथ गुजारूँ, लेकिन कल किसी नामुराद आदमी ने मेरा सामान चोरी कर लिया। अब मैं लाचार हो गया हूँ। अब मैं हूँ और ये कागज़ का टुकड़ा जिसमें दवाएँ और टेस्ट लिखे हैं। इत्तेफाक से हम दोनों का हाल एक ही है। खुदा आपको शफा दे। इंशाल्लाह। लगता है इसे बहुत से लोगों को दिखाया है, फट रहा है ये। इसे बिजनेस बना रखा है। एक और लिखवा लो तो अच्छा रहेगा। अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मेरे ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। तुम्हारे ताने बहुत चुभने वाले हैं। सलाम। सलाम सुमैया। सलाम मोहतरमा। सलाम। ये लो भाई।
खुदा आपका भला करे। शुक्रिया। खुदा हाफिज मोहतरमा। तुम ठीक हो? मेरे पास वक्त नहीं है बीजन, अपनी बात करो। लगता है जल्दी बात करके चली जाना चाहती हो। क्यों? नहीं, 10 साल पहले जो तुम लुका छुपी कर रहे थे मैं उसमें शामिल नहीं थी। मैंने तुम्हें ढूंढा ही नहीं जो अभी तुमसे मिलना चाहूँ। बैठो। मैं ठीक हूँ। तुमने कहा तुम्हारा लंच टाइम 1 घंटा है। मुझे वक्त बहुत चाहिए। 1 घंटे में खड़े खड़े पूरी बात नहीं हो सकती। वो भिखारी था, झूठ बोल रहा था कि उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। मैंने भी उसे यह दिखा के कहा कि मैं भी बीमार हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये सब सुकून पहुँचाने वाली दवाएं हैं। मुझे देखकर डर गई तुम? मैं अपने हुलिये की वजह से कह रहा हूँ। टूट गया हूँ ना? लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हें देखकर हैरानी हुई। क्योंकि मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। तुम अपना मतलब बयान करो बीजन। मेरे जज्बात को तुमने ठेस पहुंचाई। मैं ये बताना चाहता था कि इन बरसों में मुझ पर क्या बीती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें सुनना ही पसंद नहीं। जाहिर है कि सुनना नहीं चाहती। मेरे लिए अहमियत भी नहीं रखता। लेकिन मेरे लिए अहम है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि इन 10 बरसों में। जानकर क्या करूंगी मैं? अपनी आखिरी बात पहले ही बता दो बीजन। मुझे कोई मतलब नहीं तुमने 10 बरसों में क्या किया क्या नहीं। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बारे में जो अपने जहन में हायूला बना रखा है वो सही नहीं है। सुमैया, ये 10 बरस में सिर्फ। कहा ना असल मतलब पे आओ। ये असल बात नहीं है। उसके बाद क्या? जब तुमने ये साबित कर दिया कि हयूला नहीं हो तो उसके बाद मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। बस यही? हाँ। आखिरी बात यही है? हाँ, आखिरी बात यही है। तो फिर अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। लेकिन अब ना तुम मेरे घर की तरफ आओगे और ना ही मुझसे राब्ता करोगे। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बदले में हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ, समझे तुम? अगर माफ़ नहीं किया होता तो क्या कहती? मैं पूरी जिंदगी तुम्हें देखना नहीं चाहती बीजन। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो माफ़ी की कीमत यही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी मुझे माफ़ कर दे। ज़रूरत नहीं है उसकी फिक्र करने की तुम्हें। वो तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए। इसके अलावा मैंने उससे कहा है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी गलती नहीं थी। कल मुझे पता चला कि तुमने उससे कहा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन जो झूठ तुमने बोला है वो मुझे पसंद नहीं आया। क्यों नहीं? अगर मैं ये कहती कि तुम्हारे बाप ने मुझे और तुम्हें एक औरत की खातिर छोड़ दिया और चला गया, तब तुम्हें अच्छा लगता? नहीं, ये भी एक दूसरा झूठ है। ये झूठ है? हाँ। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो बीजन? तुम अब भी पहले की तरह बेशर्म हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा बेशर्म हो गए हो। मैंने दूसरी औरत की खातिर तुम्हें छोड़ा है, ये झूठ बात है। अभी जो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है बस यही बताने के लिए। बैठो और मेरी बात सुनो सुमैया। हेलो। सलाम फातिमा साहिबा। हाँ, सलाम बेटी। खुशामदीद, अंदर आ जाओ। सलाम। 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 आप गई थी? मिली उनसे? अंदर चलो बेटी, आओ। चलो आराम से। माफ कीजिएगा। चलो। अच्छा, बताइए क्या हुआ, क्या रहा? उसने आपसे क्या कहा?
बस बकवास, ऐसे ही फालतू की बातें। मैं जानता हूँ अभी आपकी हालत ठीक नहीं है सुमैया साहिबा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे जानना है कि उसने आपसे क्या कहा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। वो क्यों वापस आया है? कहता है पछता रहा हूँ, कहता है जब से कनाडा गया है पछता ही रहा है। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि पता चल गया कि मुझसे क्या गलती हुई। बस तुम्हारी ही फिक्र रहा करती थी सुमैया, रात दिन का यही काम था। मेहरी और उसकी माँ का मनहूस चेहरा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था मैं। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, मेहरी से कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। पहले तो उसने कोशिश की कि अपनी चापलूसी से मुझे रोक ले, लेकिन अब मैं उसके धोखे में नहीं आने वाला था। उसके बाद उसे गुस्सा आ गया, मुझे धमकाने लगी कि अगर उसके पास नहीं रुकूंगा, उसे छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगी। सर अंजाम उसने ऐसा किया भी। उसने कहा जब उसने वापस आने के लिए टिकट लिया तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वालों ने उसे रोक के उसके सामान की तलाशी लेनी शुरू की। उसके सामान में उन्हें ड्रग्स मिली, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। उसने अपनी कहानी में आगे कहा, कह रहा था कि मेहरी या उसकी माँ ने इसको भनक लगे बिना इसके सामान में ड्रग्स रख दिए और फिर पुलिस को भी खबर कर दी। कह रहा था कि पूरे 10 बरस वो जेल में रहा है और जब जेल से छूटा तो सीधा ईरान चला आया। अभी भी एक होटल में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। वो सच बोल रहा है? क्या आपने उसकी बातों पर यकीन कर लिया? नहीं जानती, नहीं। जिस बीजन को मैं जानती हूँ वो अय्यार और मक्कार झूठा आदमी है, लेकिन अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ से जाए मैं उससे नफ़रत करती थी। अच्छा, तो अब उसे तुमसे क्या चाहिए? माफ़ी। जानता हूँ मेरे बारे में तुम्हारे क्या जज्बात हैं सुमैया। मैंने कल भी टेलीफोन पर तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हक देता हूँ, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। एक बदनसीब आदमी हूँ, एक नादिम और शर्मिंदा इंसान हूँ। एक ऐसा आदमी तुम्हारे पास आया है जो अपनी माजी की तलाफी करना चाहता है, जिसे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो सुमैया, ताकि पुरानी खराब यादें मैं तुम्हारे जहन से मिटा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बीजन? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो सुमैया। मौके से तुम्हारा मतलब क्या है? कि हम दोबारा जिंदगी शुरू करें, हम फिर से एक फैमिली बन जाएं, जिसमें मैं, तुम और हमारा बेटा नीमा होगा। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ सुमैया। तुमने अपना माजी सुनने के लिए मुझे कहा, सिर्फ इसलिए कि सर अंजाम मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। देखा ना, ये सिर्फ आखिरी नहीं था। क्यों नहीं सुमैया, अगर मेरी बात पर यकीन करो और मुझे दिल से माफ़ कर दो तो तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। तुमने क्या जवाब दिया उसे? इसलिए कि वो ये सोचे कि मैंने उसकी बातों को मान लिया है और वो झूठ गढ़ना बंद कर दे, उसके लिए हमदर्दी जताई। मैंने सोचा कि अभी बेहतरीन रास्ता यही है कि उसे गुस्सा ना दिलाऊं और बखैर खूबी उसे खुद से और नीमा से दूर कर दूं। इसलिए उससे कहा, मैंने तहे दिल से उसे माफ़ कर दिया। अब आगे उसके साथ नहीं रह सकती मैं। मेरे हाथ में नहीं है बीजन। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ बीजन।
तुम ऐसा कर सकती हो सुमैया? तुम खुद को मेरी जगह समझो। अगर तुमसे कोई बड़ी गलती हुई होती और उसकी तुम तलाफी करना चाहती और मैं तुम्हें इसका मौका नहीं देता तो कैसा लगता तुम्हें? अगर मुझे माफ़ कर दोगी तो धीरे धीरे मुझे चाहने लगोगी। देखो बीजन, अगर मैं ये कहूँ नीमा से कि उसका बाप जिंदा है और हमने 10 साल तक उससे कुछ नहीं कहा, सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा बिखर जाएगा और हो सकता है इस बारे में भी सोच रखा है। अचानक उसे नहीं बताएंगे। वो अभी ये समझ रहा है कि मैं उसके अब्बू का दूर का रिश्तेदार हूँ और अभी ईरान आया हूँ। इब्तिदाई दिनों में हम इसी तरह आना जाना करते रहेंगे। शुरुआती दिनों में मैं चाहूँगा कि मैं उसके करीब जाऊँ और उसका दिल जीत सकूँ। कोशिश करूँगा कि मैं उसके दिल में अपनी मोहब्बत बिठाऊँ। हाँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी की दरख्वास्त लेकर आऊँगा कि मैं तुम्हारे शौहर के दूर का रिश्तेदार हूँ। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बात समझने के लायक हो जाएगा, तो उसके बाद सच्चाई बता देंगे उसे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीजन। नीमा को जब ये पता चलेगा कि तुम 10 साल से जिंदा रहते हुए उससे अलग रह रहे हो और मैं भी उससे झूठ बोलती आई हूँ, तो वो हमसे नफरत करने लगेगा। जब उसे ये पता चल जाएगा कि मैं 10 साल तक जेल में था, उससे नहीं मिल सकता था, तो मुझसे नफरत नहीं करेगा, तुमसे भी नफरत नहीं करेगा। बल्कि मैं ये कह दूंगा कि झूठ बोलने के लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया ताकि तुम मेरी इज्जत बचा सको। खुदा की कसम, अगर मेरी बात मानोगी तो फिर से हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। हमारी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी जिसमें हम तुम और नीमा होंगे। कल जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मेरी रूह कांप उठी। इन तमाम बरसों में मैं बस नमाज के बाद यही दुआ करती रही कि तुम सच में मर चुके हो। दिन रात मैं बस यही दुआ करती रही। पता नहीं अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यही दुआ करती रहूँगी कि तुम्हें मौत आ जाए। उसके बाद तुम मुझसे यहाँ बैठ के दोबारा शादी की दरख्वास्त करना चाहते हो ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजारें। अब कैसे दोबारा की जिंदगी बीजन? कैसी खुशनुमा जिंदगी? तुम्हारे साथ मनहूस जिंदगी में मैंने हमेशा आहें भरी हैं और आंसू बहाए हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ बीजन, और पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करती रहूंगी। तुम मेरे लिए मर चुके हो। मैंने अभी एक मुर्दा इंसान से बात की है और अब उस जिंदगी का कफारा भर रही हूँ। पुरसुकून रहो बेटी, पुरसुकून रहो। वहाँ से टैक्सी करके मैं अस्पताल वापस आ गई। रास्ते में ही उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम दिल मत दुखाओ, देख रही हो ना सब खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है फातिमा साहिबा। 1 घंटे बाद वो अस्पताल चला आया। अहमदी साहब के चेस्ट का सीटी स्कैन तैयार है, डॉक्टर खलीली को भेज दूं? नहीं, फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले टेस्ट का पता करो, नहीं तो वो चिल्लाएंगे। उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी आधे घंटे से तैयार है। सलाम हुसैनी साहिबा। सलाम। 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 गेट के सिक्योरिटी वाले ने मुझसे पूछा कि तुमसे क्या रिश्ता है। मैं कहने ही वाला था कि तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन कहा नहीं। मैंने सोचा कि शायद तुमने अपने लोगों को बताया होगा कि मैं मर चुका हूँ, है ना? जो झूठ तुमने नीमा से बोला है वो अपने काम करने वालों से भी बोला होगा ना? नहीं, काम करने वालों को मैंने सच बताया है। सबको पता है कि मैंने तलाक ले लिया है। अगर तुम मुझे यहाँ डराने के इरादे से आए हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। भला मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारा आखिरी जवाब सुन के जाऊँ। मेरा आखिरी जवाब ना है। नहीं, कुछ और है। इस सवाल का कुछ और जवाब है जिसे जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नीमा का इस बीच क्या होगा? इस तरह भी तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुमने ये दिमाग में क्यों बिठा रखा है कि मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ? सलाम मेरे नीमा जान। सलाम। ठीक हो? शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया है, इसलिए कल मैं नीमा के पीछे पीछे तुम्हारे घर के अंदर तक गया ताकि उन्हें भी सलाम करता चलूं।
इसलिए मुझे लगता है कि नीमा मुझसे नाराज है। कहाँ जा रहे हो तुम बेटे? वॉशरूम। स्कूल के बाद अस्पताल आ जाता है। यहाँ बच्चों के लिए अच्छा माहौल नहीं है, हो सकता है बीमार पड़ जाए। तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझे? मुझसे क्यों मतलब नहीं है सुमैया? मैं उसका बाप हूँ। खुद को बाप कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दरअसल नहीं, लेकिन बहरहाल मैं उसका बाप हूँ और अभी मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकूँ। 15 साल तक बच्चे की कस्टडी बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अकेले ही उसकी सरपरस्ती करूँ या दोनों मिलकर करें। मैं जब तक जिंदा हूँ एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं 1 हफ्ते तक रुकूंगा सुमैया। अगर तुम फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही तो फिर मैं किसी जगह को किराए पर ले लूंगा और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए अर्जी डाल दूंगा। उसके बाद मैं नीमा के पास आऊंगा और उससे कहूंगा कि दुनिया के उस कोने में एक औरत ने मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे 10 साल तक जेल करवा दी, और दुनिया के इस कोने में एक औरत ने मुझे जिंदा ही गाड़ दिया। मेरे तरफ से नीमा बेटे को खुदा हाफिज कह देना। रो मत बेटी, तुम रो मत मेरी जान। बेटा मैंने कहा ना, तुम खुद को हल्कान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रो मत रो, बंद करो रोना बेटा। रजा, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो सुमैया से इसका बेटा ना ले पाए? क्यों नहीं, रास्ते तो बहुत हैं। सुमैया साहिबा, अगर उसने सही बोला हो और ड्रग्स के स्मगलिंग के जुर्म में उसने 10 साल की सजा काटी हो तो कोर्ट इसी बुनियाद पर उसे बच्चे की कस्टडी नहीं देगा, और अगर उसने झूठ बोला होगा तो इसी बुनियाद पर कि वो 10 साल तक अपने बच्चे को छोड़कर गायब रहा तो कोर्ट में फैसला उसके खिलाफ जाएगा। अगर इन सबको नज़रअंदाज भी कर दें तो फैमिली की हिमायत पर मबनी बुनियादी आइन की दफ़ा 45 के मुताबिक सब चीज़ों से बढ़कर बच्चे की कस्टडी को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर नीमा चाहेगा कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे और अगर कोर्ट को ये लगा कि उसे आपसे जुदा करके उसको नफसियाती तौर पर नुकसान पहुंचेगा तो उसी मसलहत के मुताबिक जो मैंने आपको बताया, कोर्ट बच्चे की कस्टडी आपको सौंप देगा, अगरचे कि हम उसके बाप की नाअहलियत को साबित न कर सके तब भी। परेशानी सिर्फ ये नहीं है रजा साहब, मैं नहीं चाहती कि नीमा को पता चले कि उसका बाप जिंदा है, और ये कि मैंने इतने बरसों तक उससे झूठ बोला। नीमा टूट के रह जाएगा, बिखर जाएगा मेरा बच्चा। इसके अलावा अगर बीजन मजलूमियत का दिखावा करे और उसके सामने बेगुनाह बनना चाहे तो हो सकता है कि नीमा मुझसे इतनी नफरत करे कि मेरे साथ रहना ही ना चाहे। हो सकता है वो बीजन के साथ चला जाए। अभी उसको नहीं पता चलना चाहिए कि उसका बाप जिंदा है। अगर पता चल गया तो उसे बहुत दुख होगा। मेरी जान, अब तुम पुरसुकून रहो, खुद को हल्कान मत करो, इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। फिर तो आपको बीजन को वो सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी। कैसी बातें? यही कि अगर नीमा को पता चल जाए कि आपने उससे झूठ बोला है तो आपसे नफरत करने लग जाएगा। आपको ये बात उसके जहन में नहीं डालनी चाहिए थी कि नीमा के बाप की जिंदा रहने की खबर उसके लिए कितनी अहम है। जो बातें आपने आज बीजन से की हैं उससे बीजन को पता लग गया है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाता रहेगा। मुझे एक काम करना होगा। मुझे ऐसा करना होगा कि फ़िलहाल वो नीमा से ना मिल सके। शायद कुछ दिनों के लिए नीमा को चचा के घर छोड़ दूँ, उसके बाद अपना घर भेज के चचा के घर चली जाऊँ ताकि वो नीमा से मिल ही ना सके। क्या कह रही हो बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे चचा तो करज में रहती हैं, इस तरह से नीमा की सारी पढ़ाई छूट जाएगी। आपने ये भी तो बताया कि वो आज अस्पताल आया था, तो वो दूसरी जगह को भी जानता होगा। तुम अपने काम की जगह तो नहीं बदल सकती ना, ये सोचना बंद करो तुम।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये बताइए कि अभी बीजन है कहाँ, यानी वो अभी रह कहाँ रहा है? अभी एक होटल में है। कौन से होटल? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप उसके पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर वो ये समझ गया कि हम लोग शादी करने वाले थे तो हो सकता है वो और जिद पकड़ ले। आप क्यों कह रही है करने वाले थे? आप फिक्र न करें, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं किसी और बात को लेकर पूछ रहा हूँ। उसने होटल का नाम नहीं बताया? नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं। वो मिलने कार से आया था? नहीं, यानी नहीं जानती। उसका वज़ाक़ता कैसा था? क्या मतलब है आपका? क्यों पूछ रहे हैं ये सब? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी माली हालत कैसी हो सकती है। क्या फर्क पड़ता है रजा बेटी? अम्मी जान, सुमैया साहिबा ने जैसा कि अंदाज़ा लगाया है, बीजन ने जेल जाने के बारे में जो बातें बताई हैं अगर गलत हुई तो हमें ये जानना होगा कि वो ईरान क्यों आया है। इससे पहले कि आपने बीजन के बारे में जो बातें मुझे बताई हैं, मेरे समझ में वो ऐसा आदमी नहीं हो सकता है कि 10 बरस के बाद उसे आपकी और नीमा की याद इतनी सताए कि वो ईरान वापस आ जाए। ज़रूर वजह कुछ और हो सकती है, जैसे कि उसे पैसों की लालच हो सकती है। उसकी माली हालत अगर ख़राब हुई, जैसा कि मुझे यकीन है, और अगर ऐसा है तो फिर उससे अलग तरीके से डील करना होगा। हाँ, हो सकता है। बीजन के लिए पैसा हमेशा सबसे अहम रहा है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पैसे देकर नीमा की कस्टडी की वकालत हम उससे ले लें, इस शर्त पर कि वो यहाँ से चला जाए और दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इस तरह नीमा को भी किसी बात का पता नहीं चलेगा। क्या बाद में वो अपनी बात से पलट नहीं सकता? यानी वो पैसे ले ले और फिर वापस आ जाए और वकालत मंसूख कर दे? उसका भी रास्ता है, उससे दायमी वकालत ले सकते हैं। इस तरह वो उसे कभी नहीं तोड़ सकता। लेकिन दरअसल मैं इस रास्ते को अपनाने के लिए नहीं कहूँगा। अभी सबसे बेहतरीन काम ये होगा कि हम नीमा को सब कुछ साफ साफ बता दें, क्योंकि आपने नीमा से जो झूठ बोला है और अगर उसे जारी रखना चाहती हैं तो और ज़्यादा फंसती जाएंगी। नहीं रजा साहब, मैं नीमा को सच्चाई ज़रूर बताऊंगी, लेकिन तभी बताऊंगी जब ये हकीकत बयानी उसके एतमाद को बहाल रख सके। अगर अभी उसे बताया तो उसको ऐसा लगेगा कि क्योंकि उसका बाप अभी आ गया है इसलिए मैं उसको ये सब बता रही हूँ। अभी सच्चाई बताने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। अच्छी बात है। फिलहाल तो बीजन ने कहा है कि वो 1 हफ्ते तक रुकेगा और नीमा को कुछ नहीं बताएगा। फिर हमारे पास भी 1 हफ्ते का वक्त होगा इस बारे में सोचने के लिए। अगर हमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो मैं उसके पास जाकर ये तजवीज़ पेश करूंगा। नहीं, आप नहीं रजा साहब, मैंने कहा ना। आप फिक्र न करें, मैं आपके वकील की हैसियत से उसके पास जाऊंगा। मैं उससे कहूंगा कि आपने मुझे भेजा है इस मसले को हल करने के लिए। हाँ बेटी जान, सभी लोग ऐसे मौकों पर वकील किया करते हैं ताकि उन्हें कोई धोखा ना दे सके। मेरा मतलब है रजा को ऐसा वकालतनामा बनाना होगा जिसमें वो कोई गड़बड़ी ना कर सके। अब मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए 1 कप चाय बना कर आती हूँ। तुमने इतने आंसू बहाए कि खुद को हल्कान कर बैठी। बहुत शुक्रिया फातिमा साहिबा। मैंने सुना है कि अगर कोई औरत दूसरी शादी करती है तो अगर बच्चे की किफ़ालत उसके ज़िम्मे हो तब भी उससे बच्चे को वापस लिया जा सकता है। क्या ऐसा ही है? तो इसीलिए आपने कहा था कि हम शादी करने वाले थे। ये जो कहते हैं क्या ये सही है? नहीं, पहले ऐसा था। अभी उस कानून की शिक के मुताबिक जो मैंने आपको पहले बताया, अगर कोर्ट ये देखता है कि बच्चे की मसलहत इसमें है कि बच्चा माँ के साथ रहे तो कस्टडी उसकी माँ को मिलेगी, यहाँ तक कि अगर वो दूसरी शादी भी कर ले। सलाम बेटे, कैसे हो? हाँ। तुमने
तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? सो रहा था। स्कूल का होमवर्क किया तुमने? आधा कर लिया। जाओ बाकी भी पूरा कर लो। ये बताइए अम्मी जान, उस आदमी ने आज क्या कहा? वो सही कह रहा था कि अब्बू का रिश्तेदार है? हाँ, मेरे ख्याल में वो सही कह रहे थे। आज अस्पताल में क्यों आया था? बस ऐसे ही खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। लेकिन नीमा बेटे, जब तुम घर में अकेले रहो तो किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। किसी के लिए भी? यहाँ तक कि नाना नानी मामू के लिए भी? नहीं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, अजनबी लोगों के लिए। इसी आदमी की तरह? हाँ, वही आदमी हो या और भी कोई अजनबी हो, कह देना अम्मी ने दरवाज़ा खोलने के लिए मना किया है। शाबाश मेरे बेटे। नाना ने फ़ोन किया था, बता रहे थे आपका मोबाइल बंद है। मैंने भी फ़ोन किया, आपका मोबाइल बंद था। हाँ, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, फिर भूल गई, अभी ऑन किया है। नाना ने कहा फ़ोन कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं हाजी साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। ये तो 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं आप। नहीं ना, उसके बाद तो मैंने उनसे सामान ही नहीं लिया। अभी मैं अपनी डायरी देख रहा हूँ, देखकर ही बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे लिए 2 महीने के अंदर माल लोड किया हो तो मैं मान सकता हूँ, इसलिए मैं कैसे मान लूँ? हाजी साहब, अभी मेरी डायरी मेरे सामने ही है, उसे देखकर ही बता रहा हूँ। हाजी साहब, मेहरबानी करके 1 मिनट होल्ड कीजिए। सलाम इंजीनियर साहब, खुशामदीद। सलाम जनाब, आप ठीक हैं? शुक्रिया, तशरीफ़ लाएं। बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। अभी हाजिर होता हूँ। कोई बात नहीं। हाजी साहब, अभी मेरे मेहमान आए हैं। जो काम मैंने आपको जैसा कहा वैसा ही कीजिए। आप अपने यहाँ कागज़ पर चेक कीजिए, अगर आपको कुछ मिल गया तो बताइए। हाँ हाँ ठीक है, एक बार फिर से मैं अपनी डायरी देख लूँगा। आपको कोई काम तो नहीं? खुदा हाफिज़। आप ठीक हैं इंजीनियर साहब? इधर आने की जहमत कैसे उठाई आपने? आप साहिब इख्तियार हैं जनाब। आप ठीक हैं? आपकी मेहरबानी है, खुदा का शुक्र है। इंजीनियर साहब के इंतकाल की खबर सुनकर कितना सदमा हुआ मुझे। अचानक खबर आ गई ऐसी। जी हाँ, फातिहा की मजलिस में आपको देखा नहीं? जी हाँ, 1 हफ्ते के लिए सफ़र पर गया था, जब वापस आया तब मालूम हुआ। ऐसा अचानक क्या हो गया? वो तो ठीक थे। कहते हैं मौत खबर दे के तो आती नहीं। हाँ, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं लूँगा। बैठिए, मुझे आपसे काम है। जल्दी बना लूँगा। आपसे तकल्लुफ़ कहाँ है मुझे? दरअसल मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। आपकी खिदमत में हूँ। 1-2 दिन पहले मैं सफरी साहब के पास एक काम से गया था। उन्होंने एक बात बताई जो मुझे बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि 2 चेक आपके लिए इंजीनियर साहब ने जारी किए थे। 2 चेक? जी हाँ, 75 लाख के 2 चेक कुछ ही दिनों में आपके नाम जारी हुए हैं। नहीं जानता, मैंने तो 1 चेक से ज़्यादा लिया नहीं। हाँ, समझ गया क्या कहना चाहते हैं। उसी चेक की बात हो रही है जो सौलती साहब मेरे पास लाए थे, लेकिन वो चेक मैंने उनसे लिया नहीं था। सौलती लाए थे? सौलती साहब मेरे पास आए थे और अपने साथ एक चेक भी लाए थे। मरहूम हुसैन साहब का एक पैगाम भी लेकर आए थे। वो कह रहे थे कि फैक्ट्री की माली हालत ज़रा ख़राब हो गई है, अगर हो सके तो मैं फैक्ट्री से अपने पैसे फ़िलहाल ना लूँ। मैंने भी कहा ठीक है, और वो चेक मैंने उनसे लिया ही नहीं। सौलती ने आपसे कहा कि फैक्ट्री की माली हालत ख़राब है? जी हाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक से मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद मैंने 1-2 कॉन्ट्रैक्टरों को फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि उनको उनके पैसे मिल गए और इस बारे में उनको कोई खबर नहीं है। उसके बाद मैं हुसैन साहब के पास गया और उनको सारा माजरा बता दिया। मरहूम हुसैन साहब ने भी सौलती साहब की बातों की तायीद की। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में फैक्ट्री की माली हालत ठीक नहीं थी और अब वो परेशानी हल हो गई है, कल आप अपना पैसा ले सकते हैं। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया, मैंने वहाँ जाकर अपना चेक ले लिया। बड़ी अजीब बात है। देखिए, ज़रूर सफरी साहब ने उस चेक को जो सौलती साहब मेरे पास लेकर आए थे और मैंने वो नहीं लिया, उसको कैंसिल नहीं किया होगा और अब ये सोचा जा रहा है कि मैंने 2 चेक ले लिए। हाँ,
जरूर सफर से गलती हुई होगी। सलाम सादिक साहब, सोहराबी बोल रहा हूँ। सलाम सोहराबी साहब, ठीक हैं आप? शुक्रिया आपका। चीत गरान साहिबा हैं क्या? जी हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। शुक्रिया। सलाम सोहराबी साहब। सलाम चीत गरान साहिबा, ठीक है आप? शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से ताजियत है आपको। शुक्रिया। इंजीनियर साहब के गुजर जाने का हम सबको बहुत अफसोस है। जी हाँ। चीत गरान साहिबा, माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी फरमाइए, मैं आपकी खिदमत में हूँ। इसी महीने इज्जती साहब ने फैक्ट्री के अकाउंट से 2 चेक इशू किए थे बयानाती साहब के नाम, अब्बास बयानाती के नाम, और दोनों चेक की रकम 75 लाख थी। जैसा कि मुझे पता है, मैं आपको ये जहमत देना चाहता था कि वो चेक आप अपने सिस्टम में देखिए, जिसकी तारीख पुरानी है, उसे किसने कैश कराया है। देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप किस चेक के बारे में बात कर रहे हैं। वो चेक बयानाती साहब का था जो सोलती साहब के अकाउंट में डाला गया है। आप मुतमईन हैं चीत गरान साहिबा? जी हाँ, इंजीनियर साहब ने अपने इंतकाल से पहले फोन करके इसी चेक के बारे में मुझसे पूछा था। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चेक का क्या मामला है सोहराबी साहब? कोई माजरा नहीं है, कारखाने का पिछले महीने का हिसाब किताब ठीक कर रहा था और कुछ नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रहा था। शुक्रिया चीत गरान साहिबा, मेरे लिए कोई खिदमत? नहीं, कोई बात नहीं, बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा